देख रहे हैं उसका नाम है सॉइल स्ट्रक्चर। लास्ट टॉपिक होगा, इसी चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम होगा सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी सॉइल के बनने में दो तरह के फोर्स काम आते हैं। ठीक है, किसी भी सॉइल के बनने में दो तरह का फोर्स लगता है, ठीक ना। फोर्सेस काउज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर के लिए जो फोर्सेस हैं वो दो हैं। देखिए क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर के लिए दो फोर्सेस जो है वो मेनली कारण है। क्या क्या है वो हम बता रहे हैं। पहला है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देखिए। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब है अर्थ पर जो चीजें हैं उन पार्टिकल्स के बीच या अर्थ के बीच जो फोर्स लग रहा है या अर्थ जिस पे फोर्स लगाता है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। हाँ, देखिएगा थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, उसके कारण डिफिनेशन बदल जाता है। अर्थ किसी पार्टिकल पर जो फोर्स लगा रहा है, अर्थ किसी पार्टिकल पर जो फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज नॉन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और जो है कि यूनिवर्स में किसी दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में इतना सा डिफरेंस है कि दो पार्टिकल मतलब कोई पार्टिकल और अर्थ के बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। इसको देख लो ना, जाननी के बोल दो ज्वाइन कराए, नया टॉपिक शुरू हुआ। ठीक है, और जो यूनिवर्स के कोई भी दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है, यूनिवर्स के किसी दो पार्टिकल के दो बॉडी के बीच या पार्टिकल जो भी है, मान लो अर्थ और मून, अर्थ और सन, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज नॉन एज फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। हम क्या बोले कि सॉइल स्ट्रक्चर बनने में दो फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है। फर्स्ट वन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड सेकेंड वन इज द सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज। सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड सेकेंड वन इज द सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये दो फोर्सेस जो है किसी सॉइल स्ट्रक्चर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हम सॉइल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नॉट द सॉइल क्ले मिनरल्स। अब देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना, या ग्रेविटी फोर्स जो है ये एक्चुअली क्या है, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ बॉडी, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द बॉडी। साइज ऑफ बॉडी, साइज जितना बड़ा होता जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतना बढ़ता चला जाएगा, और साइज जितना छोटा होता जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उतना घटता चला जाएगा। ठीक है, और सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है हमारा, ये सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी का साइज जितना छोटा रहेगा सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उतना ही ज्यादा डोमिनेंट होगा, है ना। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी। बॉडी के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये जितना छोटा होता जाएगा साइज ऑफ बॉडी, है ना, साइज ऑफ बॉडी जितना छोटा होता जाएगा उतना क्या होगा कि आपका जो सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये बढ़ता जाएगा। हम क्या बता रहे थे, सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल स्ट्रक्चर को बनने में दो फोर्सेस मेजर
रोल अदा करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। ये दो फोर्सेस क्या है, पहला है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और दूसरा है सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द बॉडी, और सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द बॉडी है। यानी साइज जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा ये होगा, और साइज जितना बड़ा होगा वो इतना कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है सॉइल का स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब जो हम लोग पहला देखते हैं साइज, उस साइज को हम लोग बोलते हैं सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर। ठीक ना, हम लोग जो पहला साइज ऑफ द बॉडी, पहला जो सॉइल स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज सिंगल ग्रैंड structure. So first one is known as single grain structure. अब ये सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर कब बनता है? सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब साइज जो होगा हमारा पार्टिकल का वो 0.02 mm से बड़ा होगा, है ना, 0.02 mm से बड़ा होगा। It will be formed when size of soil grain is more than 0.02 mm। ठीक है, अगर आप साइज यानी कि बड़ा साइज का पार्टिकल होगा तो हमारा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, इस तरह के पार्टिकल में ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दिस विल बी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। मतलब यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज predominant and surface electrical charge is insignificant। मतलब ये हो गया, यानी क्या है यहाँ पर कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अब सोचिए यहाँ पर कि जब पार्टिकल इस तरह से है ये नीचे जाना चाहेगा, साइज क्या है 0.02 mm से बड़ा है, ये एक दूसरे के ऊपर आके इस प्रकार से स्टे करेगा। तो सच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉन एज सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर सॉइल। और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर सॉइल में जो हमारा फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है ये क्या होता है, ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसमें इनसिग्निफिकेंट कौन सा होता है, वो होता है इनसिग्निफिकेंट होता है सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रेवल एंड कोर्स सैंड। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। नाउ वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। दूसरा टाइप का सॉइल स्ट्रक्चर हमारे पास और है, दैट इज नॉन एज honeycomb structure। This honeycomb structure is found in the size of particle ranges between 0.02 mm to 0.002 mm, है ना। ये कहाँ रेंज करेगा, it is found, honeycomb structure is found in soil having size ranges between 0.02 mm to 0.002 mm। देखिए ये जो रेंज है इसको याद रखना है। इस रेंज में कौन आता है वो बता देता हूं। एग्जाम्पल हो जाएगा फाइन सैंड एंड सिल्ट।
ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, फाइन सैंड एंड सिल्ट। ये जो होंगे उसमें हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बनेगा। अब हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में क्या होता है, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के केस में सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों जो है सिग्निफिकेंट रहता है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज बोथ आर प्रीडोमिनेंट, दोनों इसमें प्रीडोमिनेंट होता है। अब कैसे बनेगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे बनेगा। ठीक है, हो गया। हो गया। कोई नया लोग ज्वाइन किया है, उसका क्या नाम है, अनम्यूट करो ना यार, हमको म्यूट क्यों कर दिया है। अरे हम म्यूट हैं। बोले कि एक नया लोग ज्वाइन किया, उसको समझ में आ रहा है। यस सर, अभी आ रही है समझ में सर। क्या नाम है आपका। जी सर, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अनूप कुमार है सर। अच्छा, वीडियो रुक रुक के चल रहा है। जी सर। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप अपना। जी सर। ठीक है, बिल्कुल सर। बाकी सब लोग का ठीक चल रहा है वीडियो। यस सर। या नेटवर्क का इशू भी हो सकता है आपका। आप कहाँ से ज्वाइन किए, रांची से। जी सर, रांची से, धुलवा से सर। धुरवा से। जी सर। अच्छा ठीक है, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू होगा। देखिए, सॉइल में पढ़ा रहे हैं हम लोग, एक नया टॉपिक देख रहे हैं, उसका नाम है सॉइल स्ट्रक्चर। जी सर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। हमने क्या बताया आपको कि इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है और सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स ये प्रीडोमिनेंट है, दोनों जो है प्रीडोमिनेंट है। अब इसमें होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। अब जैसे इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। अब जब ये साइड, ये जो नीचे आना चाहेगा, मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है हमारा, ये नीचे आना चाह रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब दूसरा पार्टिकल जो है इसका साइज छोटा भी है, सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज भी है, सरफेस के बीच क्या एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फोर्स इज नोन एज van der Waals force of attraction। that force is known as van der Waals force of attraction। तो van der Waals force of attraction, जब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आना चाहेगा तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इस तरह से रोकेगा। तो फाइनली क्या होगा, ये कुछ इस तरह का एक दूसरे को नीचे आना चाहेगा तो कोई ऊपर उसको खींचेगा, इस प्रकार से इस तरह से ये एक शेप बना देगा और यहाँ पर एक वॉइड बन जाएगा। हनी मतलब होता है मधु और कॉम्ब मतलब होता है इसका छाता, मधु के छत्ते की तरह इसका शेप होगा। इस प्रकार से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप क्या होगा कि ये जो है एक दूसरे को इस प्रकार से ये बनाते बनाते कुछ इस प्रकार का शेप बन जाएगा। सच टाइप ऑफ शेप इज नॉन एज honeycomb शेप। सच टाइप ऑफ शेप इज नॉन एज honeycomb शेप। अब देखिए जो ये जो शेप बना है इसमें ये आर नॉन एज वॉइड्स। तो इसमें क्या होगा, honeycomb शेप में क्या होगा, बहुत सारा वॉइड रहेगा, है ना। दिस शेप contain large volume of white and these are strong, यानी these मतलब and, ऐसा करिए honeycomb structure soil honeycomb structure soil can carry heavy load till the structure
टिल द स्ट्रक्चर इज अनब्रोकन, जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है तब तक ये बड़ा हेवी लोड ले सकता है। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक होगा, एक बार ऐसे ब्रेक होगा तो ये सॉइल क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, है ना। ऑन ब्रेकिंग सॉइल बी कोलैप्स एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी बी लॉस्ट। लोड कैरिंग कैपेसिटी इसका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, है ना। अब दूसरा देखिए, अब एक और टाइप है हमारे पास। फर्स्ट था सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर, सेकेंड था हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, नाउ थर्ड इज द फ्लॉक्युलेटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। फ्लॉक्युलेटेड एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। देखिए, फ्लॉक्युलेटेड और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर जो है ये फाउंड होगा कहां, इट इज फाउंड इन सॉइल हैविंग साइज लेस देन 0.002 mm। 0.002 mm से जब साइज छोटा होगा तो ये फ्लॉक्युलेटेड और डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनेगा। जब साइज बहुत छोटा होता है, मतलब एकदम फाइन सॉइल हो गया, फॉर फाइन सॉइल द शेप ऑफ soil grain is flaky। the shape of soil grain is flaky। flaky मतलब होता है, flaky का मतलब होता है चिपटा हुआ। जैसे आप घर में जब आपका ढलाई फ्लाई चलता है तो कुछ कुछ गिट्टी आप देखते हैं, कुछ कुछ कोर्स ग्रेवल जो होता है वो चिपटा सा रहता है, पतला सा रहता है, हाथ से ऐसे तोड़ेंगे टूट जाएगा, तो दैट इज नोन एज फ्लैकी। तो फॉर फाइन सॉइल द शेप ऑफ सॉइल ग्रेन इज फ्लैकी, लाइक दैट, इस तरह का होगा शेप, ये फ्लैकी शेप हो गया। एक्चुअली फ्लैकी नीडल लाइक शेप होता है, लेकिन अगर फ्लैकी भी दिखा रहेगा तो वो आंसर होगा, है ना, नीडल लाइक शेप होगा, ठीक है। फ्लैकी नीडल लाइक, थोड़ा सा ये इस तरह से रहेगा, है ना। तो हम लोग अभी इसको पूरा बना रहे हैं। फ्लैकी होगा तो कैसा होगा, नीडल लाइक का शेप होगा। अब इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग इस एंड को बोलते हैं एज, ये भी हो गया एज, और ये पूरा हो गया सरफेस। ये पूरा पोर्शन जो है दिस इज नॉन एज सरफेस और दिस इज नॉन एज आल्सो फेस। तो फेस और एज तो इसमें पोर्शन है। एज का मतलब हो गया लास्ट इन और फेस का मतलब हो गया कि पूरा सरफेस। तो जो फेस ऑफ द फाइन सॉइल होगा या फेस ऑफ द फ्लैकी सॉइल होगा, ये पूरा में नेगेटिव चार्ज रखता है ना, पूरा में क्या करता है, नेगेटिव चार्ज करता है। ऐसा बोल सकते हैं सरफेस कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड एज कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस में हम लोग सिर्फ एक जगह नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं और एज पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास हैं, तो इसमें क्या होगा कि दो इस तरह के सॉइल पार्टिकल के बीच आइदर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, कोई एक चीज होगा, है ना। तो देखिए अट्रैक्शन कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन कुछ इस प्रकार से हो सकता है। सपोज कीजिए ये हमारा एक फेस है, यानी एक नीडल लाइक शेप है हमारे पास, और दूसरा जो है वो इस तरह से है, तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये अट्रैक्शन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं फेस टू एज, ये हो गया फेस और ये हो गया एज, फेस टू एज ओरिएंटेशन, दिस इज नॉन एज फेस टू एज ओरिएंटेशन, ठीक है। दूसरा अट्रैक्शन इस प्रकार से हो सकता है, हम क्या बोले कि पूरा फेस में इसका चार्ज नेगेटिव होगा, तो दूसरा इस प्रकार से हो सकता है, दिख रहा है, दूसरा इस प्रकार से हो सकता है कि चूंकि नेगेटिव तो यहाँ भी है,
तो दूसरा का जो है पॉजिटिव इससे ओरिएंटेड हो जाए, इस प्रकार से अट्रैक्शन हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एज टू एज ओरिएंटेशन, एज टू एज ओरिएंटेशन। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों जो है एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब क्या हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है। तो रिपल्सन कैसे होगा, तो रिपल्सन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि ये जो है पॉजिटिव पॉजिटिव जो है ऐसा आ जाए, अलाइन हो जाए, तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज पार्टिकल जो है एक जगह आ रहा है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से रिपेल करने लगेगा, कुछ इस प्रकार से क्या होगा, रिपेल करने लगेगा, है ना, इस तरह से रिपेल करने लगेगा। सो इन दिस वे दिस इज द रिपल्सन। अब रिपल्सन में क्या हुआ, फेस टू फेस है, फेस टू फेस है, फेस टू फेस है। सो दिस इज नोन एज फेस टू फेस ओरिएंटेशन, फेस टू फेस ओरिएंटेशन। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इन फाइन ग्रेन सॉइल, यानी जिसका साइज 0.002 mm से छोटा है, उसमें जो हमारा सॉइल का जो सॉइल ग्रेन का जो शेप होता है, दैट शेप इज फ्लैकी इन नेचर, फ्लैकी नेचर का हमारा शेप होगा। और फ्लैकी नेचर के शेप होने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो है चार्ज एक्टिव होंगे, और चार्ज जो पूरा सरफेस पे होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और जो एज होंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके बीच क्या हो सकता है, इनके बीच आइदर अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। अगर इनके बीच अट्रैक्शन होगा तो वो अट्रैक्शन किस प्रकार से हो सकता है, फेस टू एज ओरिएंटेशन अट्रैक्शन हो सकता है, या एज टू एज ओरिएंटेशन अट्रैक्शन हो सकता है, या अगर रिपल्सन होगा तो फेस टू फेस ही होगा और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन इन फाइन ग्रेन सॉइल व्हिच साइज इज लेस देन 0.002 mm, जिनका साइज 0.002 mm से छोटा होता है, उसमें या तो फेस टू फेस रिपल्सन होता है, या फेस टू एज अट्रैक्शन होता है, या एज टू एज अट्रैक्शन होता है। अब इनके अट्रैक्शन होने से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं। वेट नहीं करने का, थोड़ा सा हटो। तो इस प्रकार से आप देखिए कि दो प्रकार से ओरिएंटेशन हो रहा था, एक फेस टू फेस और एज टू फेस। अब देखिए इस ओरिएंटेशन से क्या होगा, अगर इन क्ले पार्टिकल्स या इस फ्लैकी पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होता है ना, इफ attraction arises in flaky particles, then flocculated structure will be formed. Flocculated structure will be formed. अगर अट्रैक्शन होगा तो फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दैट,
ये देखिए अट्रैक्शन हो रहा था, इस प्रकार से स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन एज फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। और जब फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज हाईली कंप्रेसेबल, यानी कि ये बहुत कंप्रेसेबल हो। एग्जाम्पल हो जाएंगे इनका चाइना क्ले। चाइना क्ले इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर कैसे बना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लगने से। आपका जो है डिस्पर्स स्ट्रक्चर will be formed by repulsion between repulsion between soil grain। तो रिपल्सन से कैसा शेप आता था, ये शेप आता था। सो सच टाइप ऑफ शेप इज नॉन एज डिस्पर्स स्ट्रक्चर सॉइल एंड सच टाइप ऑफ शेप इज नॉन एज फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल है चाइना क्ले, और इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, मतलब ये धंसेगा बहुत, लोड लगाएंगे तो नीचे बहुत आएगा। और रिपल्सन के वजह से हमारा क्या है, रिपल्सन के वजह से जो है डिस्पर्स स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। और डिस्पर्स स्ट्रक्चर जो है ये जो होता है ये रिमोल्डेड क्ले में हो सकता है ना। डिस्पर्स स्ट्रक्चर इज फाउंड इन रिमोल्डेड क्ले। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सिर्फ तभी बनेगा जब सॉइल को रिमोल्डेड करेंगे, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में जब भी होगा वो अट्रैक्शन होगा दो अपोजिट चार्ज के बीच, इसलिए ये जब भी बनेगा वो रिमोल्डेड स्टेट में ही बनेगा, कभी नेचुरल स्टेट में डिस्पर्स स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। इसलिए अगर पूछता है कि डिस्पर्स स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म, तो ये हमेशा रिमोल्डेड क्ले में होगा। डिस्पर्स स्ट्रक्चर में फेस टू फेस ओरिएंटेशन होगा, ना कि फेस टू एज और एज टू एज ओरिएंटेशन होगा, और ये रिपल्सन की वजह से बनेगा। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर जो है ये अट्रैक्शन की वजह से होगा, इसमें एज टू एज और फेस टू एज अट्रैक्शन होगा, और ये नेचुरल स्टेट में पाया जाएगा, और ये हाईली कंप्रेसेबल होगा। इस प्रकार से हम लोग 3 टाइप का जो है सॉइल स्ट्रक्चर देखे हैं। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टाइप में बताता हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब ये था इसमें सिंगल सॉइल था, मतलब या तो सॉइल का साइज जो था वो 0.02 mm से बड़ा था, या साइज जो था 0.02 से लेकर 0.002 mm तक था, या जो साइज था वो 0.002 mm से छोटा था। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिट सॉइल। हम लोग देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिट सॉइल। कंपोजिट जब वर्ड यूज करेंगे हम लोग तो इसका मतलब समझना है कि इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल दोनों है। इसमें क्या है,
कोर्स ग्रैंड सॉइल प्लस फाइन ग्रैंड सॉइल दोनों है। ठीक है, इसमें दो टाइप का हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रैंड स्केलेटन, है ना। फर्स्ट वन इज नॉन एज कोर्स ग्रैंड स्केलेटन। फर्स्ट वन इज नॉन एज कोर्स ग्रैंड स्केलेटन। कोर्स ग्रैंड स्केलेटन में क्या होगा कि कोर्स ग्रैंड साइज ऑफ पार्टिकल या कोर्स ग्रैंड सॉइल is in more coarse grained soil fraction is more than fine grained soil fraction। इसमें क्या है, कोर्स ग्रैंड सॉइल फ्रैक्शन ज्यादा होगा फाइन ग्रैंड सॉइल के फ्रैक्शन के कंपेयर में। इसका कुछ शेप इस प्रकार से बनेगा। इसमें कोर्स ग्रैंड सॉइल जो है एक दूसरे के ऊपर स्टिक होंगे इस तरह से, ठीक है। और जो है ये जो वॉइड बन रहा है, इस वॉइड में क्या होगा, फाइन ग्रैंड सॉइल होंगे। यानी जो वॉइड जहां जहां होगा वहां वहां फाइन ग्रैंड सॉइल होगा। दीज आर फाइन ग्रैंड सॉइल एंड दीज आर कोर्स ग्रैंड सॉइल। मतलब कोर्स ग्रैंड सॉइल जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा, है ना। कोर्स ग्रैंड सॉइल आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा। एंड void is filled with fine grained soil। void जो होगा वो फाइन ग्रैंड सॉइल से भरा हुआ रहेगा। अब ये चूंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में है और ये कोर्स ग्रैंड सॉइल है, तो जब लोड लगाएंगे हम लोग तो लोड जो है वो कोर्स ग्रैंड पार्टिकल लेगा, है ना। तो कोर्स ग्रैंड पार्टिकल्स आर लोड कैरिंग मेंबर। अब चूंकि कोर्स ग्रैंड सॉइल लोड कैरिंग मेंबर है, इसलिए दिस सॉइल हैविंग लेस कंप्रेसिबिलिटी, इनका कंप्रेसिबिलिटी लेस होगा। सेकेंड जो है हमारा सम कंपोजिट स्ट्रक्चर, दैट इज नॉन एज क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज नॉन एज क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। हम लोग दूसरा को क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें क्या होगा, क्ले फ्रैक्शन जो होगा वो यानी फाइन ग्रैंड फ्रैक्शन जो होगा, फाइन ग्रैंड फ्रैक्शन this will be more than coarse grained fraction। कोर्स ग्रैंड फ्रैक्शन के कंपेयर में हमारा फाइन ग्रैंड फ्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। इसका शेप कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कहीं कहीं जो है कोर्स ग्रैंड रहेगा, बाकी सारा क्या रहेगा, वो फाइन ग्रैंड रहेगा। ठीक है, ये कोर्स ग्रैंड है और ये जो है फाइन ग्रैंड है। यानी कहने का मतलब जो है कोर्स ग्रैंड फ्लोट करता हुआ लगे पानी में कोई चीज मतलब फ्लोट कर रहा है, उस टाइप से कोर्स ग्रैंड सॉइल रहेंगे। अब इसमें जब लोड लगाएंगे तो लोड कौन लेगा, फाइन ग्रैंड सॉइल लेगा। तो फाइन ग्रैंड सॉइल्स आर लोड कैरिंग मेंबर्स। ये लोड कैरी करेगा, इस वजह से इनमें क्या होगा, कंप्रेशन भी ज्यादा होगा। दिस सॉइल स्ट्रक्चर
हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी, मोर कंप्रेसिबिलिटी। इस प्रकार से आप लोग सॉइल स्ट्रक्चर पूरा समझ गए, ठीक है। अब हम लोग क्ले मिनरल्स में चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। सब चल गया, पानी है। एक मैं निकल का बोले ठीक है, एक डेमो क्लास में लेगा, ठीक है, फिर एक डेमो क्लास में निकल पानी नहीं है, हर देखते हैं जैसे पी जाता है पानी लगता है क्या अनु? पानी है रे, बहुत जल्दी चल गया सनी लोग। दो गरम तो जगह कुछ है ना, पानी चाहिए। जल जीवन डिपार्टमेंट के पानी है तो पानी कुछ नहीं। मैकेनिकल का कितने बजे से? 6 बजे से, 6 से 8। वो बीटेक कर रहा है, फिर से डिप्लोमा किया है। देखो अनम्यूट करो। अब इस पर यहां तक कोई दिक्कत है किसी को सॉइल स्ट्रक्चर में? सॉइल स्ट्रक्चर में किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलिए। नो सर। नहीं है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना मान्यूट मान्यूट चीज है ना कि टाइम समझाते समझाते पास हो जाते हैं। अब देखिए क्ले मिनरल्स। कैमरा बहुत तुम ऊपर सेट की हो, नीचे हम लिख नहीं पा रहे। देखो यहाँ के बाद ये हो जाएगा। देखिए क्ले मिनरल्स, कोई भी सॉइल जो है वो 3 प्रिंसिपल क्ले मिनरल से मिलकर बनता है। Any soil formed by 3 clay minerals, 3 clay minerals that are named as kaolinite. Second one is known as elite, and third one is known as Montmorillonite. So we have 3 clay minerals: kaolinite, elite and Montmorillonite. और ये 3 clay minerals जो है ना, these clay minerals are formed by 2 सीड्स, 2 सीड से बनता है। दैट आर नोन एज सिलिका सीड और इट इज आल्सो नोन एज टेट्राहेड्रल यूनिट। सिलिका सीड जो होता है, इसमें क्या होता है, सिलिकन जो होता है सेंटर पे होता है और इसके ये सिलिकन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है।
जो नेगेटिव चार्ज रखता है अपने ऊपर। इनको अगर हम लोग मिला दें तो कुछ इस प्रकार का शेप बन जाएगा। सो दिस इज नॉन एज टेट्राहेड्रल शेप। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम जो है हमारा, सेंट्रल एटम जो होगा ये सिलिकॉन होगा, एंड इच सिलिकॉन इज अटैच्ड विथ 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड होंगे। इनको कुछ हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट। दिस इज सिलिका सीट। सिलिका सीट को हम लोग ट्रेपेजियम शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, यानी कोई भी सॉइल 3 क्ले मिनरल से बनता है, केलोनाइट, एलाइट, मोंटमोरेलोनाइट। और ये जो क्ले मिनरल्स है वो 2 सीट से मिलकर बना हुआ है। जो पहला सीट है दैट इज नोन एज सिलिका सीट। सिलिका सीट क्या होता है, शेप में टेट्राहेड्रल होता है, जिसके सेंटर पे सिलिकॉन होता है और उससे 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए रहते हैं, और इनको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज नॉन एज ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ऑक्टाहेड्रल यूनिट, ऑक्टाहेड्रल यूनिट जो है, इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम जो होता है वो एल्यूमिनियम हो सकता है, या मैग्नीशियम हो सकता है, या आयरन हो सकता है ना। सेंट्रल एटम में क्या हो सकता है, आइदर एल्यूमिनियम हो सकता है, या मैग्नीशियम हो सकता है, या आयरन हो सकता है। ये इसमें से कोई एक हो सकता है, और कर देते हैं हम लोग। और ये जो है 4 हाइड्रोक्साइड, सॉरी 6 हाइड्रोक्साइड से जुड़ा हुआ रहता है, लाइक दैट। ये 6 हाइड्रोक्साइड से जुड़ा रहता है। ये देखिए जुड़ गया ऐसे, ठीक है ना। अभी 4 है, 1 हाइड्रोक्साइड यहां रहेगा, ठीक है, तो इसका शेप, और 1 हाइड्रोक्साइड ऊपर रहेगा, तो इनका शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इनका शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और अब ये देखेंगे तो दिस शेप इज नॉन एज ऑक्टाहेड्रल शेप। इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा एल्यूमिनियम, या फिर मैग्नीशियम, या फिर आयरन। ठीक है। और सेंट्रल एटम अटैच्ड विथ 6 नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल मॉलिक्यूल से जुड़ा रहेगा। अगर सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है, if central atom is aluminum, then it is known as Gibbsite sheet। अगर सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, then it is known as ब्रूसाइट शीट। अगर सेंट्रल एटम आयरन है, then it is known as ferrite sheet। Hence, a soil is formed by 3 clay minerals. That clay minerals are known as kaolinite, elite, and montmorillonite. And these clay minerals are formed by the 2 units, either silica sheet, formed by the combination of 2 units, either silica sheet or octahedral unit. Silica sheet having silicon at the center, and 4 oxygen atoms are attached with this central atom, while octahedral sheet या octahedral unit having central atom aluminium, magnesium और iron, these are attached with, मतलब इसमें से कोई एक होगा, and these are attached with 6 number of hydroxyl atoms, 6 number of hydroxyl atoms से attached रहेगा। अगर central atom aluminium होगा, then this sheet is known as Gibbsite sheet। अगर central atom magnesium होगा, then it is known as brucite sheet। If central atom is iron, then it is known as ferrite sheet।
एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दैट। अब जनरली गिब्साइट शीट पाया जाता है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस गिब्साइट शीट। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एनी प्रॉब्लम? No, कोई नहीं sir. है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि कैलोनाइट यूनिट क्या होता है या कैलोनाइट क्ले मिनरल्स क्या है। कैलोनाइट में क्या होता है कि एक सिलिका शीट और एक गिब्साइट शीट मिल जाता है और इस तरह से ये एक यूनिट बनाता है। दिस इज नॉन एज अ यूनिट। इसमें क्या है, एक सिलिका है और एक गिब्साइट है, सो दिस इज नॉन एज 1:1 यूनिट या 1:1 मिनरल। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सीट, इस तरह से बहुत सारे यूनिट जो है एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, है ना, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। इस तरह का बहुत सारा यूनिट एक दूसरे से अटैच्ड होगा, इधर भी होगा, और ये जो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, ये होते हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से एक दूसरे से अटैच्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होने की वजह से यहां पर कोई दूसरा मिनरल या दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता है, क्योंकि इसको ब्रेक करेगा तभी कोई दूसरा आ सकता है। सो कैलोनाइट क्ले मिनरल्स हैव लेस स्वेलिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो इनका क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल एंड लेस स्वेलिंग। ये फैलेगा भी नहीं और कंप्रेस भी नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अटैच्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड वन इज मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट का क्या होता है कि एक गिब्साइट शीट दो सिलिका शीट के साथ इस तरह से अटैच होकर एक यूनिट का निर्माण करता है, एक यूनिट बनाता है। तो इसमें दो सिलिका है और एक गिब्साइट है, सो दिस इज नोन एज 2:1 मिनरल। ये 2:1 मिनरल कहलाएगा। इस तरह से ये जो है इस तरह का बहुत सारा यूनिट बनाएगा और ये सारे यूनिट जो है यहाँ वाटर बॉन्ड से अटैच होगा, वाटर बॉन्ड से अटैच होगा। एंड दिस इज द वीकेस्ट बॉन्ड। ये जो है वीकेस्ट बॉन्ड है और यहाँ पर पानी का एंट्रेंस हो सकता है, पानी इसके अंदर जा सकता है, पानी इससे निकल भी सकता है। अगर वाटर इंटर बिटवीन टू यूनिट्स, दो यूनिट्स के बीच जो है वाटर इंटर कर सकता है या फिर बाहर भी आ सकता है। सो सच टाइप ऑफ सॉइल हैव लार्ज स्वेलिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी। इसका क्या होगा, लार्ज स्वेलिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी, है ना। अब इसमें देखिए दो क्वेश्चन आपको पूछता है। पहला पूछता है कि सबसे ज्यादा स्वेलिंग किसमें होगा, तो ये इसमें सबसे ज्यादा स्वेलिंग होगा, कंप्रेसिबिलिटी भी होगा। ये किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वाटर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। वाटर बॉन्ड क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड है। वीकेस्ट बॉन्ड होने के कारण वाटर इन कर सकता है, वाटर आउट हो सकता है। तो इस वजह से इसमें क्या होगा, स्वेलिंग और कंप्रेसिबिलिटी दोनों हो सकता है। जब दबेगा तो वाटर बाहर आ जाएगा तो कंप्रेस कर जाएगा, जब वाटर इधर से अंदर जाएगा तो इसको फैला देगा तो ये स्वेल कर जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ कैलोनाइट दिस इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और यहां पर किसी प्रकार का कोई दूसरा मिनरल या कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता है। इस वजह से इसमें ना तो स्वेलिंग होगा ना तो कंप्रेसिबिलिटी होगा। नाउ थर्ड वन इज द एलाइट। एलाइट क्या है, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एलाइट इज सेम एज दैट द मोंटमोरिलोनाइट। इसमें भी क्या होगा, ये सिलिका शीट, गिब्साइट शीट, सिलिका शीट।
सिलिका, गिब्साइट एंड सिलिका, सेम स्ट्रक्चर होगा एंड दिस इज आल्सो 2:1 मिनरल। लेकिन यहां जो बॉन्ड बनेंगे दिस इज मेटालिक बॉन्ड, दिस इज मेटालिक बॉन्ड, और इनका जो स्ट्रेंथ होगा इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ होगा, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ होगा, मतलब इनसे कम स्ट्रॉन्ग होगा और इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए इनका क्या होगा इलाइट में, इंटरमीडिएट स्वेलिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी। इनमें स्वेलिंग और कंप्रेसिबिलिटी जो है वो दोनों जो है सेम ही होगा, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट होगा, ना तो ज्यादा कंप्रेस होगा ना तो ज्यादा स्वेल करेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये था हमारा क्ले मिनरल्स। और मोंटमोरोलाइट का एग्जांपल क्या था, मोंटमोरोलाइट का एग्जांपल है ब्लैक कॉटन सॉइल, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल एंड बेंटोनाइट। और इनका एग्जांपल क्या है, इनका एग्जांपल है चाइना क्ले, चाइना क्ले, ठीक है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक था सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल्स आज फिनिश हो गया।